अच्छा भाई, तो मैं आया यहाँ पे mongodb.com, इसकी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आने, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डाउनलोड करनी है जिसके थ्रू जो है वो आप MongoDB के ऊपर काम करोगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो अभी काम है ये सारा का सारा लोकली, क्योंकि अभी हम लोकली सारा काम देखेंगे जो भी डेटाबेस वगैरह, तो उसके लिए है। ठीक है, बाद में फिर हम देखेंगे कि इसी के ऊपर mongodb.com जो है ये डिप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करता है डेटाबेस की। तो आप वो सारी चीज़ें जो है वो भी हम इसमें देखेंगे कि वो सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। फ़िलहाल के लिए अभी आपने क्या करना है, जब आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो आप आओगे इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें इंटरप्राइज सर्वर है, कम्युनिटी सर्वर है। ठीक है, इंटरप्राइज जो है वो सर्वर है, नाम से ही बता रहा है कि इंटरप्राइज लेवल की है। ठीक है, चीज़ अभी फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर हम कम्युनिटी सर्वर पे भी आते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सिर्फ इंटरप्राइज जो सर्वर है उसके ऊपर सिक्योरिटी वगैरह की जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो कंपनीज़ वगैरह, बड़ी कंपनीज वगैरह वो उसको यूज़ करती हैं। फिर हम कम्युनिटी सर्वर पे आपके आओगे, अगर आप इसको नए टैब में खोल लो अगर अपने पास तरीके से, तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड बता देगा। यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी आपके पास सिलेक्टेड होगा। अगर आपको इस पर नहीं करना है, किसी और पे डाउनलोड करना है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। उबंटू है और इसमें फिर मैक ओएस है, रेड हैट है, डीबियन है, जो भी आप इसमें अपना वो सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद फिर पैकेज है मेरे पास MSI और जिप। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप विंडोज़ पे हो तो MSI पैकेज जो है वो डाउनलोड करना, क्योंकि ये बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी खुद से कर देगा। जिप के अंदर आपको सारी चीज़ें बैठ के मैन्युअली करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने अपने पास यहाँ पे मैंने जब डाउनलोड का लिंक किया था तो मेरे पास ये चीज़ डाउनलोड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसके साथ आपको एक चीज़ और डाउनलोड करनी है। दो चीज़ें और हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो ऑलरेडी हमारे पास, जब आप विंडोज़ पे काम करते हो तो कम्युनिटी सर्वर के अंदर इंक्लूडेड होती है। और वो क्या होता है कंपास। कंपास एक इसका टूल है जो कि एक्चुअली आपको एक GUI बना के देता है। GUI का मतलब पता है क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो मतलब ये आपको एक पूरा यूज़र इंटरफेस बना के देता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस के अंदर देख सकते हो कि इसमें अभी डेटाबेस है मेरे पास क्या रखा हुआ है, कैसी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्या कहते हैं जो डेटा है वो जो डेटाबेस की जो एक्चुअल फाइल जिसके अंदर ये रखता है, अगर आप उसको खोलोगे तो वहाँ पे आपको कोई इस तरह का डेटा समझ में नहीं आएगा कि ये क्या रखा हुआ है, क्योंकि उसकी फॉर्म कुछ चेंज होती है, कुछ अलग तरीके की होती है। ठीक है, अगर आप कंपास यूज़ कर लोगे तो कंपास जो है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर जो है एक टूल है जिसके अंदर वो सारा डेटाबेस आपको दिखा रहा होता है। उसके अंदर क्यूरीज वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, आप डेटा को चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको वो करके दे रहा होता है। तो ये जो कंपास का जो टूल है ये हमने अभी जो कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड किया है इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है विंडोज़ के अंदर। ठीक है, अगर आप मैक ओएस पे काम कर रहे होते हो, इस पर मैंने लिनक्स पे मैंने देखा नहीं, मैक ओएस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। मैक ओएस के अंदर आपको अलग से ही डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, अगर विंडोज़ के लिए भी चाहो तो आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो उसमें। अगर आप इस पैकेज के थ्रू ना इंस्टॉल करना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं है। जब हम उसको इंस्टॉल करोगे तो हमसे पूछेगा कि कंपास भी इंस्टॉल करना है या नहीं करना, तो अगर हम चेक लगा देंगे कंपास पे तो अभी देखते हैं, तो ये कंपास भी हमें साथ साथ इसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है शेल। शेल की बेसिकली अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें इस तरह की कोई ख़ास आपको नीड नहीं पड़ेगी शेल के ऊपर, क्योंकि लेकिन अभी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो आप डेटाबेस को देखो तो डेटाबेस को इस तरीके से देखो कि हम किसी भी लैंग्वेज का जो बैरियर है उससे बाहर आके डेटाबेस को देखें, MongoDB को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन द फ्यूचर हो सकता है आपको MongoDB जो है वो पाइथन के साथ लगाना पड़ जाए। ठीक है, MongoDB जो है वो आपको किसी और टूल के साथ लगाना पड़ जाए। सिर्फ अगर हम Node.js देख लेंगे ना तो फिर आप उसी तक रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम MongoDB कोर देखें कि उसके ऊपर कैसे चीज़ें चलती हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको Node.js पे कनेक्ट कैसे करते हैं हम। ठीक है, सही है भाई, क्लियर है? तो इस वजह से अभी हम शेल भी डाउनलोड करें। तो मेरे पास ये मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने पास डाउनलोड कर ली थी। जो भी आप इंस्टॉल खोलोगे तो ये आपसे पहले इसी तरीके से इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे वर्जन वगैरह पूछेगा, कौन सा वर्जन है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो करंट वर्जन होता है वही रखें आप अपने पास। प्लेटफॉर्म अपना बता दें उसको कौन सा है आपका, और फिर पैकेज जो है वो बता दें वैसे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे फिर आपके पास फिर यहाँ पे MongoDB जो है मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो ये मुझे मतलब जो भी आप जिस तरह से इंस्टॉलेशन करते हो नॉर्मल उस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी बैठ के पढ़नी है, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, पूरी बैठ के पढ़ोगे तो ही आगे चलाना, इसको ना नहीं चलाना। सही है भाई, पढ़ लेना याद से। फिर करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद फिर आप कंप्लीट या कस्टम जो भी आप उसको बताना चाहो कंप्लीट के ऊपर करो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, ये आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ये बता रहा है जो कि आपको क्या MongoDB को एज अ सर्विस इंस्टॉल करना है या नहीं। ठीक है,
ये सर्विस क्या होती है हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा इसके ऊपर चेक लगे रहने देना, ठीक है, चेक लगे रहने देना। उसके बाद फिर जो सेकंड नोटिसेबल थिंग है इसके अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो क्या है, वो है इसकी डेटा डायरेक्टरी, ठीक है। डेटा डायरेक्टरी क्या होती है, जहाँ पे मोंगोडीबी अपना सारा डेटा लोकली आपके सिस्टम में, अभी हम लोकली के लिए काम करें ना, तो अभी हमारा जो डेटा जितना भी लोकली हमारा स्टोर होगा मोंगोडीबी के ऊपर, वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो ये जो डायरेक्टरी है ये उस चीज़ के बारे में आपको बता रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास एक लॉग डायरेक्टरी है। अगर आपके पास कभी भी कोई क्रैशिंग होती है, कुछ भी होता है, कभी किसी तरह का कोई मसला आता है, तो वो सारा का सारा कहाँ आ रहा होगा, लॉग में आ रहा होगा, आप लॉग में चेक कर सकते हो। तो अभी देख लो इसकी डायरेक्टरी क्या है, ये सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मोंगोडीबी का फोल्डर होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सर्वर फिर 5.0 जो इस वर्जन है, और उसके बाद फिर डेटा। मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास का, ठीक है। तो मैं इसको भी चेक रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे आगे आके थोड़ा सा वेट करेगा। अच्छा, ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए ना इसको रोकना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो करना पड़ेगा, तो मैं OBS स्टूडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है। इसको हम फिर से रन कर लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जब ये इंस्टॉलिंग मोंगोडीबी कंपास के ऊपर आएगा तो ये थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं टाइम लेगा। टाइम इसलिए लेगा क्योंकि ये डाउनलोड कर रहा होता है और डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करता है इसको, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम एक काम करते हैं कि जो मोंगोश की सर्विस जो है, मोंगो शेल जो हमने डाउनलोड किया था, वो मोंगोश के नाम से आपके पास आता है, ठीक है, मोंगो SH के नाम से। तो इसको भी हम जो है जब तक इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, जब तक ये टाइम ले रही है तब तक हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है मोंगोडीबी की उसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि अगर जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया टीचर आपको हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत होगी तो जो है वो सारे काम जो है वो आप खुद ही कर सकते हो देख के। तो मैं मोंगोडीबी लिखूँगा, मोंगोडीबी के आगे फिर मैं लिख दूँगा डॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी CRUD ऑपरेशन देखना है इसके अंदर, CRUD का पता है क्या होता है, CRUD क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो मैं अगर देखना चाह रहा हूँ मोंगोडीबी के अंदर CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, तो मैं आगे सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा CRUD। तो ये मुझे CRUD ऑपरेशंस के बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन के पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है मेरे पास कमांड है db.collections.insert1। insert1 क्या करेगा, वो जो भी मेरी कोई कलेक्शन है वहाँ पे कोई एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अभी कलेक्शंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम आते हैं थोड़ी देर, ठीक है। फिर इंसर्ट मैनी है, अगर हम एक साथ बहुत सारे डेटा को डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम इंसर्ट मैनी की कमांड को यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास रीड ऑपरेशन है, अगर आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करना है या फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फाइंड की कमांड होती है। तो फाइंड की कमांड जो है ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये अभी जो मेरे पास आ रहा है ये इंटरफेस है उसका, क्या कहते हैं, मोंगोडीबी कंपास का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास फिनिश का ऑप्शन आ गया, मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। और फिनिश करने के बाद ये कह रहा है कि बाद में इसको रीसेट कर लेंगे, अगर कोई मसला है तो फिर स्टार्ट करके देख लेंगे, वरना जो है ना देखते हैं भाई ऐसे चलता है या नहीं चलता, ठीक है। फिर हम आते हैं वापस के ऊपर, यहाँ पे इसको रीट्राई कर देते हैं ताकि ये भी इंस्टॉल हो जाए। ये इंस्टॉल हो गया, इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखा जाए ना एक तरीके से तो हमारा जो मोंगोडीबी सर्वर है, क्योंकि हमने उसको एज अ सर्विस चलाया था तो मेरे ख्याल से वो चल गया होगा, ठीक है। तो वो सर्वर जो है वो रेडी है, ठीक है। जब मैं काम कर रहा था उस टाइम पे मोंगोडीबी एज अ सर्विस जो है वो नहीं चलती थी। अच्छा, अगर आपको देखना है कि वो सर्विस चल रही है नहीं चल रही, तो आप यहाँ पे अपने पास विंडोज़ में सर्विसेज लिख के सर्च करें। जब सर्विसेज लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी विंडोज़ की सर्विसेज जो भी करंटली रनिंग है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसी के अंदर अगर आप M तक के लिए अगर आप इसको नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो मोंगोडीबी सर्वर लिखा हुआ आ गया सर्विसेज। ये सर्विस है जो कि मोंगोडीबी सर्वर की आपके पास बैकग्राउंड में रन हो रही है, ठीक है। जब हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं होती थी, मोंगोडीबी का सर्वर सर्विसेज के थ्रू काम नहीं करता था, तो हमें मोंगोडीबी का सर्वर मैन्युअली चलाना पड़ता था,
ठीक है, अपने किसी लोकल होस्ट के ऊपर, किसी पोर्ट के ऊपर MongoDB का वो सर्वर चलता था, फिर Node.js को उस पोर्ट पे बताते थे कि लोकल होस्ट की ये वाली पोर्ट के ऊपर हमारा सर्वर चल रहा है, फिर वो जाके उसको कनेक्ट कर लेता था। ठीक है, अभी हमारे पास वो चीज़ ऐसे सर्विस चल रही है। तो अगर हम देखना चाहें, मैं बताता हूँ आपको कि हम कैसे करते थे। हम सी में आ जाते हैं। सी में आने के बाद हमें याद है ना, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमने देखा था, उसको इंस्टॉल किया था। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमें MongoDB के नाम से वो चीज़ मिल जाएगी। फिर सर्वर है, सर्वर के अंदर जो भी वर्जन है उसका वो है। डेटा का वो फोल्डर जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होगा MongoDB का। फिर बिन का फोल्डर है। बिन का फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है आपके पास अभी यहाँ पे, ठीक है, जो MongoDB का सर्वर चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, दो फाइल होती है, एक MongoD.exe और एक Mongo.exe। तो पहले जब हमारे पास सर्विसेज के थ्रू ये वाला काम नहीं चलता था ना, फिर हमें MongoD जो है ये एक्चुअली सर्वर चलाता है। MongoD.exe जो है ना, ये इसका काम होता है सर्वर चला देना। तो उस टाइम पे exe फाइल नहीं होती थी, MongoD.bat फाइल होती थी, BAT, जो कि CMD के थ्रू चलती है ना, उसके थ्रू फिर आप जो है वो MongoD को रन करते थे। तो फिर MongoD जो है वो आपके पास चल जाती थी। फिर इसी तरीके से फिर आप Mongo जो है वो क्या करता है, Mongo जो है वो एक्चुअली एक शेल है जो कि आपको अलाउ करता है MongoDB की कमांड्स टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट करने को। ठीक है, आप MongoDB को सिंपली टर्मिनल के ऊपर चला के चीज़ें उस पर देख सको, तो उसके लिए फिर Mongo.exe जो है वो चल जाता है। पहले ये भी Mongo.bat होता था। ठीक है, सारी बैच फाइल होती थी। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी सर्विस जो है वो रन हो रही है। तो ऑलरेडी क्योंकि मेरी सर्विस रन है, इस वजह से मैं MongoD.exe नहीं चलाऊँगा। अगर मेरी सर्विस जो है वो बंद होती, अगर मैं एज ए सर्विस उसको नहीं यूज़ कर रहा होता, तो फिर मैं MongoD के थ्रू सर्वर को रन करता। लेकिन ये ऑलरेडी चल रही है, तो मेरे को MongoD चलाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट Mongo पे जाके अपने सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने इस सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करना है, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको स्टॉप कर दें तो ये स्टॉप भी हो जाएगी सर्विस। और उसके बाद दोबारा अगर आपने स्टार्ट करना है तो राइट क्लिक करके स्टार्ट कर दें, तो ये सर्विस जो है यहीं से स्टार्ट भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका स्टेटस आ रहा होगा जो कि बता रहा होगा रनिंग। इसको हम कर देते हैं बंद सर्विसेज को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं वापस अपने क्या कहते हैं इसमें Mongo.exe के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम अभी फ़िलहाल देखेंगे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आपके पास हो जाएगी। अगर नहीं हो तो फिर देख लेना, अगर नहीं हो तो मैनुअली चला के देख लेना। अगर ये Mongo.exe जैसे ही आप क्लिक करो और क्लिक होते ही दोबारा बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास MongoD वाला जो सर्वर है, Mongo का सर्वर, वो चल नहीं रहा। ठीक है, तो ये एरर्स होते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह को भी एरर आएगा, जैसे अभी मैंने MongoD.exe चलाया ना, तो ये चल गया यहाँ पे। ठीक है, ये मुझसे कमांड भी यहाँ पे पूछ रहा है कि मैंने क्या देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अगर नहीं चल रहा होगा सर्वर, तो ये कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ठीक है भाई। अच्छा, हम आते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी कमांड अगर मैं लिखूँ तो मैं Mongo की कमांड लिख के वो चला सकता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले जो यहाँ पे कमांड होती है, मैं यहाँ पे अपने डेटाबेसेस, क्योंकि Mongo के अंदर आप एक डेटाबेस ही बनाते हैं, आप मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हो। तो आप यहाँ पे फ़िलहाल चेक कर सकते हो मेरे पास अभी टोटल डेटाबेसेस जो हैं वो कितने बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड होती है शो DBs। ठीक है, शो DBs अगर आप लिखोगे और इसको एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस आपको दिखा रहा है, जो कि एडमिन है, कॉन्फ़िग है और लोकल है। ठीक है, उस तरफ से थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, एडमिन है, लोकल है, कॉन्फ़िग है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। सही है, अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके लिए मेरे पास ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर अब शो DBs हमारे पास मैंने देख ली थी, मैंने आपको शो DBs दिखाया था। शो DBs फिर से देख लेते हैं। शो DBs हमारे पास ये बता रहा है डेटा हमारे पास ये इतने DBs हैं और इनके अंदर अभी इतने GB का डेटा है। तो अभी सारे के सारे खाली ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं, ऑलरेडी बने होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन्हें यूज़ करो, चाहो तो ना करो। अगर आप अपना कोई नया डेटाबेस बनाना है तो वो भी बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे आप यहाँ पे बताओगे यूज़। ठीक है, यूज़ के आगे फिर आप बताओगे अपने डेटाबेस का नाम, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी बनाना चाह रहा हूँ, एक शॉप का डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे यूज़ शॉप। ठीक है, तो ये कहेगा, इसने मुझे बताया कि भाई स्विच टू DB शॉप, आप शॉप वाला जो डेटाबेस है वहाँ पे स्विच कर चुके हो। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर अभी दोबारा शो डीबीज करूँ तो अब क्या आएगा, 4 आएंगे, नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, यूज़ करने के टाइम पे अगर आपने बताया, उसने कहा ठीक है हम यूज़ कर रहे हैं, यानी अब नया डेटा जो आएगा ना वहाँ इंसर्ट करेगा, अभी उसने क्रिएट नहीं किया। जैसे ही आप कोई पहला डॉक्यूमेंट उसके अंदर डालते हो ना, उस टाइम पे वो उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वापस मैं यूज़ शॉप कर लूँ या ना करूँ कोई बात नहीं है, इसको पता है कि अभी जितना भी डेटा जाएगा वो यूज़ शॉप पे ही जा रहा है। ठीक है, अब शॉप के अंदर अगर मैंने यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाने से पहले मुझे उसको बतानी पड़ती है कलेक्शन। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट और कलेक्शन में क्या फ़र्क है, देखो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी हम डेटा को अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के उस पे फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, हमने नोट जेएस में भी देखा था, जो हमने लोकल डेटाबेस एक तरह से अपने लिए बनाया था, उसमें हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, तो वो जो एरे है ना, एरे, उसको हम यहाँ पे कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं, कलेक्शन। ठीक है, और वो जो उस एरे के अंदर जो एक कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको हम कहेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डेटाबेस पे यहाँ पे काम करते वक्त सबसे पहले आप बताओगे अपने उस एरे का नाम, अपने उस कलेक्शन का नाम, कि जिस कलेक्शन के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करवाना है, और उसके बाद फिर आप बताओगे जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी आपने वहाँ पे एंटर करवाना है। ठीक है, तो मैं आते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने शॉप के अंदर अपनी एक कोई नई प्रोडक्ट एंटर करवानी है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अब क्योंकि हमने डीबी उसको बता दिया कि शॉप का डीबी है, तो मैं सिंपली डीबी डॉट करके काम करूँगा। ठीक है, यानी डेटाबेस डॉट। ठीक है, डीबी लिखने के बाद आगे डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने के बाद फिर अब मैं बताऊंगा अपनी कलेक्शन का नाम। ठीक है, तो कलेक्शन मेरी क्या होगी, अगर मैंने प्रोडक्ट एंटर करवानी है तो कलेक्शन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैंने इसको बताया प्रोडक्ट्स, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट। अब क्या होगा, अब मेरे पास आएगी वो कमांड जो कि मैंने परफॉर्म करवानी है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने डेटा इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी कमांड्स हैं, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी। ठीक है, अगर मैंने एक ही डेटा को एंटर करवाना है अभी, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इंसर्ट वन। ठीक है, अगर आप सिंपली IN लिख के टैब दबाते हो तो ये आपको ऑप्शन भी बता रहा होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपके पास काम करेंगी। जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट वन है, इंसर्ट मैनी है। इंसर्ट मैंने कभी भी नहीं देखी, ज़्यादातर हम लोग इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी के ऊपर ही काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ, भाई मैंने इंसर्ट वन पे काम करना है। ठीक है, इंसर्ट वन के ऊपर मैं अब इसको बताऊँगा अपनी कलेक्शन। अब यहाँ पे मज़े की बात देखो, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो अभी आप काम कर रहे हो किसी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर या टर्मिनल के ऊपर, लेकिन यहीं पे आप बिल्कुल जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट आप इसको बता सकते हो। जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बताते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही जावास्क्रिप्ट के जैसा ऑब्जेक्ट आप इसको बताओ, और ये बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर काम भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसको बताया इंसर्ट वन। अच्छा, इंसर्ट वन फंक्शन है, इस वजह से इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर रखोगे, और इसके पैरामीटर में आप क्या दे दोगे, इसको ऑब्जेक्ट दे दोगे जो कि डॉक्यूमेंट आपने उस कलेक्शन के अंदर रखवाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोई टाइटल होगा, तो मैंने उसको टाइटल बता दिया, फॉर एग्जांपल बुक। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने आगे इसके बता दिया इसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, तो मैंने इसकी प्राइस बताया फॉर एग्जांपल 99.99। ठीक है, ये इसकी प्राइस है, सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे अब आप गौर करने वाली बात देखो, ये पूरी जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं चल रहा। देखो, बुक जो था उसको मैंने स्ट्रिंग बनाया, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिंग बनाया जैसे कि हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी हमने आगे फिर नंबर परफॉर्म किया था, तो नंबर के लिए हमने स्ट्रिंग भी नहीं लगाया, वो खुद ही उसको प्रोसेस भी कर लेगा। ठीक है, अगर हम ये करते हैं, इसके करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा एक्नॉलेज ट्रू। ठीक है, और उसके बाद फिर इसने मुझे बताई एक जो है ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जब ये इसने इंसर्ट कर दिए, अब आप देखना चाह रहे हो कि अभी आपके जो डेटाबेस है उसके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे डीबी। ठीक है, डीबी के आगे आप बताओगे जिस कलेक्शन को आप देखना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो आप प्रोडक्ट्स लिखोगे और प्रोडक्ट्स के बाद लगा दोगे डॉट फाइंड। ठीक है, अगर आप फाइंड इसको एम्प्टी दे दो तो ये क्या करेगा, सारा डेटा लेगा आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी एक ही है तो ये एक ही लेके आ रहा है, वैसे सारा नहीं लेके आता, ये आपको बेसिकली एक कर्सर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू, मतलब जिसके अंदर पेजिनेशन वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20,000 डेटा रखा हुआ है, 20,000 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये पूरे नहीं ला के देगा, ये 10 तक की लिमिट रखेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो बाकी अगर आपको मंगवाने तो देखेंगे हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाद में
तो फिर मैंने कहा db.products.find, अगर मैं यहाँ पे लिख के ये एंटर करता हूँ तो ये मुझे इसने वो डॉक्यूमेंट ला के दे दिया। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ख़ास बात नोट करो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट आईडी। ये तो मैंने नहीं स्टोर करवाया था, ये कहाँ से आ गई? ये मोंगो ने खुद रखी है इसके अंदर, ठीक है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर एंटर करवाते हो, इंसर्ट करवाते हो मोंगो के अंदर, तो मोंगो जो है वो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने डेटा को क्या करता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करता है। ये ऑब्जेक्ट आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आईडी जो अभी आपको मिलेगी ये हमेशा यूनिक होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी के ज़रिए आप ज़्यादातर बेसिकली आप फाइंडिंग भी करवा रहे हो। तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक यूज़र है, ठीक है, उस यूज़र के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आपने सेशन उस यूज़र का क्रिएट किया है, ठीक है, या उस यूज़र ने लॉगिन किया था, जो भी कोई डेटा है, तो आप यूनिक डेटा क्रिएट करोगे। अब यूनिक डेटा अगर आपको खुद MongoDB बना के दे दो, इससे बेहतर क्या बात है ना। तो आप क्या करोगे, तो हम आगे चल के देखेंगे भी ये सारी चीज़ें ना, कि हम इसी आईडी के थ्रू हम सेशंस वगैरह भी पे भी काम करेंगे। हम इसी आईडी के थ्रू यूज़र का डेटा भी स्टोर करवा रहे होंगे, उसको यूज़र को फाइंड भी कर रहे होंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो क्या बिल्कुल मैन्युअली अगर आप चाहो तो _id करके अपनी आईडी भी इसको पास कर सकते हो। फिर ये अपनी आईडी जो ये वाली जो आईडी है ये नहीं रखेगा, जो भी आप इसको आईडी पास करोगे वो वाली आईडी रखेगा, ठीक है। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने प्राइस दिया था, अगर आप एक और की लगा दो _id के नाम से, ठीक है, और उसमें कुछ भी अपने पास से स्ट्रिंग पास कर दो, तो वही एज ए आईडी इसमें यहाँ पे सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इसकी अपनी ऑब्जेक्ट आईडी है उसी के ऊपर रहें, ठीक है। अगर कोई इस तरह की आपके पास नीड है कि अगर आपको कोई नंबरिंग के अंदर आईडी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 करके, इसी तरीके से अगर आपको नंबरिंग चलानी है, तो फिर अगर आप चाहें तो फिर मैन्युअली देख सकते हैं, वरना फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि इसकी जो अपनी ऑब्जेक्ट आईडी होती है उसी को ही रहने दें, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, फिर हम आते हैं आगे, db.products.find हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ थी मेरी यहाँ इसने इस तरीके से मुझे लाके प्रिंट किया, अगर ये डेटा और होता तो भी इसी तरीके से आगे रख देता, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छी थोड़े से फॉर्म में देखना चाहूँ तो मैं इसी के आगे डॉट एक फंक्शन होता है प्रीटी का, वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। अब ये मुझे एक लाइन बाय लाइन करके डेटा को दिखाएगा, ठीक है, सही है, समझ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा ने अभी हमने डेटा को MongoDB के अंदर इंसर्ट करवाया और उसके बाद फिर डेटा को फाइंड भी करवाया, गेट भी करवाया, ठीक है, एक तरह से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो जो इंसर्ट वाली जो कमांड थी वो फिर से चलानी है, लेकिन अब insert 1 नहीं चलानी, अब मैंने चलाना है insert many। अच्छा, अब इंसर्ट मैनी के अंदर में क्या होगा, अगर मेरे को 2 ऑब्जेक्ट्स पास करना है तो क्या करूँगा, कॉमा लगा के दूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करूँगा अब इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरे वाले ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास बुक थी, अब बुक की जगह मैं इसका कुछ और कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ मैं टेबल, ठीक है, और इसकी जो प्राइस होगी वो 199 है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट भी इसको पास कर सकता हूँ। कोई अगर नया मेरे पास एक और प्रोडक्ट है और उसका टाइटल है फॉर एग्जांपल PC, ठीक है, और फिर आगे जो है मैं इसकी रख देता हूँ प्राइस। इसकी जो प्राइस है वो है 1000, ठीक है। और ये लिख के अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये इसने मुझे बताया एक्नॉलेज ट्रू, और साथ साथ मुझे पहले जो इंसर्ट आईडीज़ बताई थी वो 1 बताई थी, अब मुझे इंसर्ट आईडी जो बताई हैं वो 2 बताई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो इंसर्ट आईडी जो ऑब्जेक्ट आईडी जो इसने रखी है ना डेटा की, वो ज़रा देखते जाओ। देखो यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है ना आखिरी, सब बिल्कुल सेम है। यहाँ पे B था, यहाँ पे इसने C कर दिया, ठीक है। इस तरीके से उस डेटा को वो आगे जैसे जैसे आप डेटा को एंटर करते जाओगे वो उस आईडी को बढ़ाता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इंसर्ट मैनी करने के बाद अगर हम दोबारा से देखना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास डेटा में क्या आ गया, तो मेरे पास डेटा में 3 जो है वो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है, MongoDB जो है वो दूसरे डेटाबेस की तरह नहीं है, SQL वगैरह की तरह। ये आपको किसी भी डेटा के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए। अगर आपने ये स्कीमा अगर इस तरह से रखा है डेटा को, तो आपको हर डेटा जो है वो इसी तरह से देना पड़ेगा। जैसे SQL वगैरह पे आप लोगों में से कई लोगों ने काम किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा तो कि वहाँ पे आप जो टेबल बनाते हो, जिस तरीके से बनाते हो, आपको उसी को लेके उसी तरीके से चलना पड़ता है, ठीक है। आप डेटा को आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो है वो MongoDB जो है वो हमें हर तरह के जो है वो डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त देता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने insert 1 करवाता हूँ दोबारा से,
अब मेरे पास फॉर एग्जांपल प्राइस की जगह अगर मैं यहाँ पे रख दूँ अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे, और टाइटल जो है टाइटल की जगह मैं रख दूँ फॉर एग्जांपल नेम, और एंटर करता हूँ। इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद अगर मैं दोबारा फाइंड प्रेटी करवाता हूँ, देखो यहाँ पे टाइटल है, बुक है, यहाँ पे भी टाइटल प्राइस है, यहाँ पे भी टाइटल प्राइस है, यहाँ पे भी टाइटल प्राइस है, यहाँ पे नेम अमाउंट है, ठीक है। इसने मुझे नहीं कहा कि भाई ये कौन सी कीज़ पास कर रहे हो, ये कीज़ जो है मेरे लिए अननोन है, इस तरह इसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जो डेटा आप पास कराओ उस तरीके का डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे किसी की के अगेंस्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट पास करा दो, उसको भी रख लेगा। नेस्टेड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास कराओ तो भी रख लेगा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पास करा दो तो भी रख लेगा। समझ में आई? फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे मैं अगर जो है वो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये पीसी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर दोबारा से पीसी को एंटर करता हूँ यहाँ पे ठीक है, तो एरर रहने देता हूँ क्योंकि मैं इंसर्ट मैनी कमांड चला रहा हूँ, भले से मैं एक ही पास कर दूँ, कोई मसले की बात नहीं। अगर मैं प्राइस के साथ साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी स्पेक्स, ठीक है, और स्पेक्स को मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, तो मैं ये भी पास कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पास करूँ इसको कि इसकी जो मेमोरी है वो कितनी है, ठीक है, तो वो भी मैं इसको पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बता रहा हूँ कि इसकी जो मेमोरी है वो 16 GB है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको बताना चाहूँ फॉर एग्जांपल CPU, मैं इसको बताना चाहूँ कि CPU क्या है, CPU के ऊपर मैं फिर चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट दे दूँ, ठीक है, तो मैं ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। पहले एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं CPU के ऊपर बताऊँ इसकी जनरेशन कि जनरेशन इसकी क्या है, तो मैंने इसकी जनरेशन बता दी 4th, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके CPU के अंदर मैं इस पर बताना चाहूँ कोर, ठीक है, तो मैंने इसको कोर बता दिया, इसके 8 कोर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं रख के यहाँ पे इसको चला सकता हूँ, ये एक्सेप्ट करेगा इसको, ठीक है। देख लेते हैं, देख लो सारे डेटा जो है उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने डेटा डलवाया उसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ और है, लेकिन इसने मुझे कंप्लेन नहीं की। इसने कहा ठीक है आप रखना चाह रहे हो, आपकी मर्ज़ी, आप रख लो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये अलाउ करते हैं तो वाकई हमें इस तरह से काम करना भी है नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो इसमें हमारे पास मोंगो डीबी जो है ना, उसमें हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं, ठीक है। लोग 3 तरह की अप्रोचेज़ में मोंगो डीबी के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस मसले में वो क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं? सबसे पहली अप्रोच होती है हार्ड अप्रोच, ठीक है। उसमें लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि भाई आपका जो डेटा है ना वो एक्चुअली सेम होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली सेम का मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 ऑब्जेक्ट्स, एक कलेक्शन के अंदर अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करवा रहे हो, ठीक है, एक जो जैसा भी मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर वो मैंने उसको बताया कि भाई मेरी स्पेक्स होंगी, ठीक है। अब बुक है, बुक के अंदर तो स्पेक्स नहीं होती, ठीक है। तो वो कह रहा है वहाँ पे भी आप स्पेक्स रखो, लेकिन वहाँ पे उसको नल कर दो, ठीक है। यानी स्पेक्स की जो की होगी ना वो बुक के अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप क्या रखोगे? उसको नल, ठीक है। इसलिए कि आपके हर ऑब्जेक्ट के अंदर हर की एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर वो की उस ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रही है तो आप वहाँ पे नल रख दो, ठीक है। ये होती है हार्ड अप्रोच, ठीक है। अब आती है सेकंड अप्रोच, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको जो भी कह लो आप, इसको नॉर्मल अप्रोच कह लो, ठीक है। उसमें वो लोग क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई जहाँ पे आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल बुक है, बुक के अंदर अगर स्पेक्स एग्जिस्ट नहीं करते तो आप इसकी की को ना रखो, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें जितनी भी हैं जैसे नेम, टाइटल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कम से कम सेम रखो। यानी अगर आप कहीं पे टाइटल डिफाइन कर रहे हो और उसकी की का नाम अगर आपने टाइटल रखा है तो हर जगह पे टाइटल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे नेम कर दिया इसको और यहाँ पे इसको टाइटल कर दिया, ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी अप्रोच आती है फजूल अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, जैसे अभी मैंने अभी आपको करके दिखाया ये वाला काम, ठीक है, कि आप जैसे चाहो डेटा को अपनी मर्ज़ी से रखो। इस वाले काम के अंदर क्या होता है, आपको फिर बाद में जहाँ पे भी आप जिस सर्वर पे भी काम कर रहे होते हो इसमें आपको फिर बैठ के मगजमारी करनी पड़ेगी कि कौन सी की के अंदर डेटा आ रहा है, कौन सी की में डेटा नहीं आ रहा, एक एक करके इफ एल्स का चेक लगाओ के बैठ के, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से जो अप्रोच होती है वो, अगर आप हार्ड अप्रोच पे जाना चाहो तो उस पर चले जाओ, या नॉर्मल अप्रोच पे रहना चाहो तो उस पर रह लो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप किसी की के अंदर नल रखते हो ना, तब भी आपको इफ़ का चेक लगा के तो देखना ही पड़ेगा स्पेक्स है या नहीं है।
अगर आप उसकी की रखते ही नहीं हो तब भी आपको इसका चेक लगा के देखना पड़ेगा कि नल जो है वो की वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं है। ठीक है, बात तो एक ही पड़ जाएगी ना, आपको चेक्स तो उतने ही लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। नल अगर आप रखते हो तो एक तरह से आपका डेटा जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आप की तो रख रहे हो ना, भले से आप उसमें डेटा कुछ भी नहीं रख रहे, वहाँ पे नल स्टोर करवा रहे हो, लेकिन की तो बन रही है ना आपकी, तो डेटा का साइज़ जो है वो तो बढ़ेगा। ठीक है, अगर डेटा के साइज़ को नहीं बढ़वाना तो फिर जो है नॉर्मल अप्रोच जो है हमारी, जहाँ पे आप की को रखते ही नहीं हो सिरे से, वो वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। सही है भाई, बात समझ में आई? अच्छा, ये वाला काम हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई मसले वाली बात? आसान लग रहा है? मुश्किल? आसान है ना, बहुत बहुत आसान है। मोंगोडीबी काम करने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो कि हमने क्या कहते हैं मोंगोडीबी का हमारा कंपास है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हमें डेटा किस तरह से नज़र आता है। आगे जाके इसमें डिटेल में भी देखेंगे इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा इसको होस्ट नेम मेरा भी फ़िलहाल, क्योंकि मैं लोकल सर्वर के ऊपर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने पास, तो मैं इसको बताऊँगा लोकल होस्ट। ठीक है, अच्छा, मोंगोडीबी का जो सर्वर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो पोर्ट होती है 27017 होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोर्ट होती है वो 27017 होती है। आप चाहो तो मोंगोडी को जो है वो एडिशनल पैरामीटर्स देके अगर आप उसको स्टार्ट करो तो वो डिफरेंट पोर्ट पे भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फजूल काम है। ठीक है, 2707 इतनी अनकॉमन पोर्ट है, इसीलिए जानबूझ के इसको अनकॉमन रखा है ताकि कोई और पोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर ना चल रही हो। ठीक है, ताकि मोंगोडीबी जो है वो हमेशा इसी पोर्ट के ऊपर चलती रहे, आपको पोर्ट जो है वो ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने तो कभी भी इसको नहीं छेड़ा, मेरे पास हमेशा जो पोर्ट चल रही होती है लोकली वो 27017 पे ही चल रही होती है। आपको मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर रखें, क्योंकि ये लोकल डेटाबेस है, यहाँ पे आपकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ पे इसको आप नन रख सकते हो। नन रखने के बाद आप इसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद फिर आपको डेटा दिखाएगा कि एडमिन है आपके पास, कॉन्फिग है, लोकल है, शॉप है। ठीक है, साथ में आपको साइजेस भी दिखा रहे। देखो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फिग में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, लोकल में भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं पड़ी हुई है। शॉप के अंदर देखो मैंने डेटा डाला था, लेकिन फिर भी इतना कम साइज़ का डेटा है कि वो उसको साइज़ का भी पता भी नहीं चल रहा, यानी साइज़ में हमें कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मैंने डेटा एंटर करवाया इसके अंदर, थोड़ा सा ही करवाया लेकिन करवाया, लेकिन इतना छोटा साइज़ के अंदर ये डेटा उसको स्टोर करता है कि वहाँ पे उसको पता भी नहीं चल रहा कि डेटा कुछ जो है वो कुछ है भी है मतलब या नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे बताएगा ये सारे मेरे जितने भी क्या कहते हैं मेरे कलेक्शंस हैं, वो अभी मेरे पास क्योंकि एक ही कलेक्शन है तो मेरे पास एक ही कलेक्शन नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, बाद में अगर मैं कार्ड का कलेक्शन भी एंटर कर दूँ या यूज़र्स का कलेक्शन भी एंटर कर दूँ तो वो सारे कलेक्शन भी यहीं पे आ रहे होंगे मुझे नज़र। ठीक है भाई, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इस पर अगर क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर जितना भी डेटा है मुझे यहाँ पे सारा दिखाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है, ये पीसी है, और यहाँ पे ये देखो ये ऑब्जेक्ट की अगर है तो ये ऑब्जेक्ट उस पर भी दिखाएगा, पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहो तो किसी भी फील्ड के ऊपर आप क्या कहते हैं क्वेरीज भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50-60 डेटा है आपके पास या हज़ारों की तादाद में डेटा है, तो आप यहीं पे ऊपर ये जो एक URL बार आ रहा है यहीं पे क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हो, किसी डेटा को फाइंड भी करवा सकते हो। सही है भाई। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया फाइंड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो क्या करना है, मैंने फाइंड करवाना है डेटा को, लेकिन किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बिहाफ के ऊपर। समझ में आई बात? किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बिहाफ पे मैंने डेटा को फाइंड करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी फाइंड करवाना चाह रहा हूँ टेबल को, यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे ला के दो जिसका टाइटल टेबल हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे इसको करूँगा db.find। अच्छा, अब ये आपके ऊपर है, देखो अब आप फाइंड वन करना चाहते हो या फाइंड मैनी करना चाहते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, फाइंड बाय आईडी का एक फंक्शन होता है, वो भी होता है, लेकिन उसको सिर्फ आपने स्पेसिफिकली आईडी ही पास करनी होती है। कौन सी आईडी? अंडरस्कोर आईडी वाली, जो ऑब्जेक्ट आईडी आपकी है। ठीक है, जो कि मोंगो खुद रख रहा है या आप रख रहे हो जो भी है, लेकिन वो चलेगा हमेशा अंडरस्कोर आईडी के ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ उधर ही फाइंड करेगा। अगर अच्छा, अब फाइंड मैनी यानी फाइंड एक्चुअली फाइंड जो हम कर रहे हैं ना वो फाइंड मैनी ही है एक तरह से। ठीक है, नाम चेंज है, लेकिन वो बेसिकली फाइंड मैनी वाला काम ही कर रहा होता है, क्योंकि जब हम फाइंड परफॉर्म करवा रहे हैं और उसको खाली रख रहे हैं तो वो सारे ही हमें ला के दे रहे हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा ला के दे रहे हैं ना। अच्छा, फाइंड वन क्या करेगा, फाइंड वन हमें एक ही डेटा ला के देगा। ठीक है, अब सर आप हो सकता है मुझे बोलोगे फॉर एग्जांपल सर अगर हम कोई स्पेसिफिक डेटा उसको बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी में बता रहा हूँ, कोई मैं यूज़र फाइंड करवा रहा हूँ ईमेल आईडी के थ्रू। अब ईमेल आईडी जो है वो तो एक यूज़र की एक ही हो सकती है,
तो एक से ज़्यादा यूज़र तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो हम पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ना उसके ऊपर। जब हम साइनअप बनाएंगे हम पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि एक ही ईमेल आईडी वाला यूज़र दोबारा से साइनअप ना कर सके। तो जब भी हम ईमेल आईडी के थ्रू किसी भी यूज़र को फाइंड करवा रहे होंगे तो हमें तो यूज़र एक ही मिलेगा। तो वहाँ पे हम फाइंड वन करवाएं या फाइंड मैनी करवाएं? फाइंड वन क्यों? फाइंड मैनी करवाओगे तो लाके तब भी एक ही देगा। फाइंड वन करने का फ़ायदा क्या है? फाइंड मैनी पे भी तो काम वही चल सकता है ना हमारा। हाँ, फाइंड वन के ऊपर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही उसको पहला डॉक्यूमेंट मिला वो आगे फाइंड करना छोड़ देगा। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, आपकी क्वेरी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि जब मैं यहाँ पे टेबल सर्च कर रहा हूँ तो टेबल जो है अभी यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो दूसरे डॉक्यूमेंट में ही उसको टेबल मिल गया, तो आगे ढूंढने का फ़ायदा ही नहीं है ना अगर मुझे एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए तो। ठीक है, अगर मैंने मैनी करवाए हैं तो फिर समझ में आती है, हाँ ठीक है आप आगे भी ढूंढो। अगर मैंने मैनी नहीं करवाया, एक ही करवाया है, तो फिर क्या होगा, फिर वहीं पे रुक जाना चाहिए ना उसको, जैसे ही पहला मिल गया तो वहाँ पर हम करेंगे क्या, फाइंड वन। ठीक है, स्पेसिफिकली जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे लॉगिन के वक्त जब भी आपको यूज़र लॉगिन करता है तो वहाँ पे आप क्या चलाओगे, डेटाबेस में क्या चला रहोगे लॉगिन के ऊपर, फाइंड वन चला रहोगे, फाइंड मैनी। फाइंड वन, मैनी का मतलब फाइंड मैनी एक्चुअली कमांड नहीं है, कमांड फाइंड ही है। फाइंड मैनी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फाइंड चलाओगे, फाइंड वन चलाओगे, फाइंड चलाओगे लॉगिन के वक्त। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या कहते हैं कोई यूज़र है, उसको क्या कहते हैं उसके कार्ड के अंदर कोई डेटा ऐड करना है, आपके पास यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी है। ठीक है, तो उसका कार्ड कैसे एक्सेस करोगे, फाइंड करके या फाइंड वन करके? फाइंड वन करके, क्योंकि आपके पास उसकी ऑब्जेक्ट आईडी से तो हमेशा एक ही जो है वो डॉक्यूमेंट मैच करेगा ना। ठीक है, मल्टीपल तो नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप वहाँ पे फाइंड वन कराओगे। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह की गलतियाँ अगर नहीं करना आगे जाके। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने टेबल चाहिए तो टेबल वैसे देखा जाए तो मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सारी टेबल्स वाले जितने भी हैं सारी आ जाए, मुझे नहीं पता भी कितने रखे मैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ फाइंड करवाऊँगा। तो फाइंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड डी बी डॉट पहले मैं कलेक्शन का नाम भी बताऊँगा। ठीक है, डी बी डॉट कलेक्शन क्या है मेरा, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, db.products.find, फाइंड के बाद में यहाँ पे इस पर दे दूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या पास करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टेबल चाहिए थी तो मैं ये पूरा का पूरा वैसे ही पास करूँगा उसको। ठीक है, ठीक है, टाइटल, और टाइटल के बाद आ गया मेरे पास टेबल। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पे जेसन की फॉर्म में अगर आप चाहो तो ये जेसन की फॉर्म में डेटा को ना भी दो। ठीक है, कोई मसले बात नहीं है, ऐसे भी लेकर आ जाएगा। तो अभी क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट एक ही था तो ये मुझे एक ही डॉक्यूमेंट इसने मुझे ला के दिया, क्योंकि टाइटल में जो टेबल है वो एक ही इससे पड़ी हुई है ना, मेरे पास अभी एक ही पड़ी हुई है, तो इसने मुझे एक ही ला के दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास पीसी जो है ना वो अभी 2 हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइटल की जगह, टाइटल में अगर मैं टेबल की जगह अगर मैं इसको दे दूँ पीसी, तो डॉक्यूमेंट्स कितने आएंगे मेरे पास? श्योर हो इस बात पे? हो सकता है मैंने गलत बताया हो। 2 आएंगे, चलो ठीक है 2 आ गए। ठीक है, मेरे पास जो डेटा है वो 2 आ गए। सही है भाई ये चीज़ क्या? फाइंड वन का फंक्शन है, फाइंड वन का फंक्शन है, अभी दिखाता हूँ, फाइंड वन भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ कि पीसी तो आए मेरे पास, लेकिन वो पीसी आए जिसकी स्पेक्स के अंदर मेमोरी जो है वो है 16 GB। वो वाली क्यूरी कैसे परफॉर्म करूँगा? मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमा लगा दूँ। ठीक है, कॉमा के आगे फिर क्या दूँ, स्पेक्स बता दूँ। ठीक है, कॉलन लगा के ऑब्जेक्ट बता दूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा। क्वेरीज के अंदर आप नेस्टेड चीज़ें पास नहीं कर सकते। अगर आपको कोई नेस्टेड डेटा मंगवाना है अपने पास से तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो इसकी की है ना इसको एज ए स्ट्रिंग बताओगे उसको। ठीक है, क्यों बताओगे अभी आगे चल के बता दो, क्योंकि अभी आपने जाना है स्पेक्स के अंदर, और स्पेक्स के बाद आपने एक्सेस करना है किसको, मेमोरी को। तो आपके जो की होगी ना उस की के बीच में डॉट आ रहा होगा, उस डॉट की वजह से आप क्या करोगे, उसको स्ट्रिंग में डिफाइन करोगे कि आप उसको बताओगे कि भाई ये जो डॉट है ना इसको आप दिल पे नहीं लेना। ठीक है, ये पूरा की का पार्ट है आपकी। ठीक है,
तो ये स्पेक्स डॉट मेमोरी के अंदर स्पेक्स इसको खुद ही पता चल जाएगा, उसके बाद फिर ये मेमोरी के अंदर चला जाएगा। और मैं क्या चाह रहा हूँ, मेमोरी की वैल्यू कितनी हो मेरे पास, 16 GB हो तो मुझे दिखाए, तो मैं इसको बताऊँगा 16 GB। PC हो, PC के अंदर स्पेक्स डॉट मेमोरी जो है वो 16 GB हो। मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, मेरे पास देखो अभी एक ही डेटा आया, ठीक है। आगे मैं डॉट प्रिटी लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए इसलिए, सही है भाई। अब एक ही डॉक्यूमेंट आया मेरा, यानी ये वहाँ इतना पावरफुल है कि ये वो नेस्टेड जगह जो डेटा था मेरा वहाँ पे भी सर्च करके मुझे लेकर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ फॉर एग्जांपल जैसे ये जो PC है ना, ये PC भी इसको ना बताऊँ, सिर्फ मैं बताऊँ कि जहाँ पे स्पेक्स है, स्पेक्स के अंदर मेमोरी है और मेमोरी के अंदर 16 GB रखा हुआ है, सिर्फ वो बता दो, ये चलेगा, ठीक है। अब भी ला के दे देगा, ठीक है मुझे, क्योंकि ये जा रहा है उसके अंदर डेटा के अंदर सर्च कर रहा है, सारी चीज़ को वहाँ पर मिल रही है उसको वो चीज़, ठीक है। सही है भाई, क्लियर है, कोई मसला? जी कोई पूछ रहा था कुछ? अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास फाइंड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं फाइंड वन भी करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने टेबल करवाया था, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम फाइंड वन चलाते हैं, टाइटल जहाँ पे हमारे पास PC है ना उसके ऊपर। अच्छा बताओ कौन सा वाला PC आएगा, जिसमें स्पेक्स हैं वो वाला आएगा या बगैर स्पेक्स वाला आएगा? बगैर स्पेक्स वाला क्यों आएगा फाइंड? क्योंकि पहले वो है इसलिए, ठीक है। इससे हमें एक बात और पता चली, यानी ये जो फाइंड करना शुरू करता है ना, ये कहाँ से शुरू करता है? जो सबसे पहले हमने डेटा इंसर्ट करवाया था वहाँ से, यानी टॉप से शुरू करता है, ठीक है। जो एक्चुअल में इसको हम दो होते हैं ना, फीफो लीफो जो होता है हमारे पास, तो ये फर्स्ट इन वाले जो डॉक्यूमेंट होता है वहाँ से देखना शुरू करता है उसको, ठीक है। सही है भाई, क्लियर है? अच्छा, ये वाले जो कमांड्स है ना, ये सारी कमांड्स याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास Node.js में भी ऑलमोस्ट एज इट इज़ चल रही होंगी, कुछ चीज़ें चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें वैसे चल रही होंगी। जी अगर लास्ट वाला नहीं, देखो जो डॉक्यूमेंट आपके पास सारा आ रहा है ना, उस पर आप सॉर्टिंग चला सकते हो। बेसिकली आप इसको नहीं बता सकते ये कहाँ से ढूंढना सर्च करें, ये नहीं हो सकता इसमें। ये अपना जो पैटर्न है उसी पे ही चलेगा। हो सकता है कोई तरीका हो, मैंने अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी इस पर यहाँ पे चलती है। क्या सिर्फ की से फाइंड करवा सकते हैं? बिल्कुल। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये की है, मैं फिर कौन सी की? अच्छा, उस तरह की कि मतलब ये की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? यार ये वाली चीज़ होनी चाहिए, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ना, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये फाइंड वन हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमने देख लिया, क्रिएट देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी दोनों देख लिया। रीड में हमारे पास यहाँ पे इन्होंने फाइंड बताया हुआ है, लेकिन फाइंड और फाइंड वन हमने दोनों देख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास अच्छा यहाँ पे ना जब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी देखोगे जो अभी हमने नहीं देखी हैं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे आप बता रहे हो, ये जैसे इसकी एज की कमांड है, एज के अंदर लिखा हुआ है इसने $GT के आगे 18 लगा दिया इसने। क्या मतलब है इसका? ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर उस बंदे को उठा के लेकर आ जाओ जिसकी एज जो है वो 18 से ऊपर है, ठीक है, जिसका NIC बना हुआ है, सही है, उस बंदे को ले आओ। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी उस तरह की ये क्वेरीज हैं। इसी तरीके से जैसे $GT है, उसी तरीके से $LT भी होता है। जब भी आपको क्वेरीज के अंदर डॉलर लिखा हुआ कहीं पे भी नज़र आ जाए ना, समझ जाओ ये मोंगो से स्पेसिफिक कोई कमांड है, ठीक है। जैसे $GT होता है वैसे ही $LT भी होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें डॉलर के साथ होती हैं जो कि हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप $GT या $LT चलाओगे ना, आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया है ना, बेसिकली क्या होगा, एज के अंदर आपने नंबर रखा हुआ होगा। अगर आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट को देखो ना तो वहाँ पे एज में नंबर ही रखा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि आप फाइंडिंग करवा रहे हो और फाइंडिंग भी यहाँ पे समझ लो कि क्या कहते हैं ग्रेटर देन के उस पर आप पे करवानी है, तो आप बजाय इसके कोई हार्ड कोडेड नंबर उसको पास करो, आप एक ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसमें $GT जो है वो की होगी और उसके बाद फिर उसका
जो उसकी जो वैल्यू जो भी आपको चाहिए जिससे आपने कंपेयर करवाना है वो रखोगे, ठीक है। क्या क्या? हाँ, अगर नॉर्मल की वैल्यू का पेयर देते हैं तो हाँ फिर वो तो इक्वल हो जाएगा ना, फिर तो इक्वल वाला चलेगा ना, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आती है अपडेट वन वाली क्वेरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो समझ लो कि मैंने आपको अपडेट वन नहीं पढ़ाई, अब अगर आप अभी अपडेट वन देखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपडेट वन को नए टैब में खोलो, ठीक है, और यहाँ पे छोटी सी कोई एग्जांपल जो होगी उसकी उसको देख लो कि ये कैसे काम कर रहा है। ये बता रहा है भाई db.collection.update1, पहले आपने फ़िल्टर बताना है, फिर आपने बताना है अपडेट, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन है, ऑप्शन अभी तक हमने कोई पास नहीं किए हैं अभी तक, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो तो आपकी मस्ट हो गई, ठीक है। पहला फ़िल्टर बताओगे, फ़िल्टर क्या है, मतलब एक तरह की एक क्वेरी, ठीक है, कि अपडेट अगर आपने करवाना है तो किसको अपडेट करवाना है, ठीक है, पहले आप वो बताओगे कि किसको अपडेट करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं फाइंड चला रहा था ना, फाइंड के अंदर मैं फाइंड वन के अंदर मैं बता रहा था कि भाई जहाँ पे टाइटल बुक हो वहाँ पे वो चीज़ मुझे ला के दे दो, उसी तरीके से बताऊँगा टाइटल जहाँ पे बुक हो वहाँ पे ये अपडेट कर दो, वहाँ पे ये चीज़ चेंज कर दो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली जो भी आपकी डेटाबेस है, डेटाबेस आपने बताया, ठीक है, डीबी, वो तो सिंपली डीबी भी रहेगा, फिर आगे आपने लगाया डॉट, डॉट लगाने के बाद फिर आपने लगा दी क्या कहते हैं कोई भी अपनी कलेक्शन जो था, कलेक्शन का नाम वो आपने उसको बता दिया। नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, उसके बाद फिर आपने डॉट अपडेट वन बताया, अपडेट वन के बाद आगे बता दिया देखो जहाँ पे जिसका नेम, ठीक है, सेंट्रल पर कैफे है वहाँ पे जाके अब आगे देखो एक नई चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर सेट। अब ये डॉलर सेट क्या कर रहा है, चलो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना अपने पास आपके ऐसे ही चला के इसको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसी के ऊपर चला दें, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैंने रखा, ठीक है। फाइंड वन की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसको अपडेट वन, ठीक है। अपडेट वन के आगे ये तो मैंने उसको बता दिया कि किसको अपडेट करवाना है मैंने, ठीक है। आगे अगर मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे टाइटल पीसी है ना वहीं में मैंने एक और चीज़ जो है वो रखवानी है, फॉर एग्जांपल ब्रांड, ठीक है, इसका जो ब्रांड है वो मैंने रखवाना है, वो क्या रखवाना है, फॉर एग्जांपल इसका जो ब्रांड है वो है HP, ठीक है। और ये लिख के अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो ये मुझे बता रहा है एरर, क्यों बता रहा है एरर, कह रहा है दी अपडेट ऑपरेशन मस्ट कंटेन एटॉमिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ये एटॉमिक ऑपरेटर्स क्या हैं, ये एटॉमिक ऑपरेटर वही है जो अभी हम डॉलर सेट हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन में हमें नज़र आया, ये वही है। बेसिकली अपडेट करते वक्त ये हमें हमसे पूछ रहा होता है कि यार अपडेट करनी तो है, अपडेट कैसे करनी है। अपडेट दो तरीके से होती है, एक तो होता है कि जो है वो जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ ना उसको हटा के इसको रख दो, ठीक है, ये क्या होता है, ये पूरी ओवर राइटिंग होती है, ठीक है। और बाकी दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, मैं कहता हूँ मुझे बाकी जो डेटा रखा हुआ है ना उसको नहीं छेड़ना, बस ये भी ऐड कर दो वहीं पे, समझ में आई। तो अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि ये जो डॉलर सेट है ना ये बताता हूँ मैं इसको इस तरीके से, ठीक है, बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अच्छा, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने उसको डायरेक्टली जो है ना वो पास किया था। अच्छा, ये इसको भी थोड़ा सा है ना आपके समझाने के लिए इसको वही वाली की कर देता हूँ जो पहले थी। मैं बस क्या था ब्रांड, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उस पर HP, ठीक है। तो अगर मैं अब लगा के इसको चलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये कह रहा है एक्नॉलेज्ड ट्रू, मैच्ड काउंट 1 और मैच्ड मॉडिफाइड काउंट 1, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई मैं एक्नॉलेज जो है वो मैंने आपकी बात को कर लिया, जो मैच हुआ था जो कि आपने क्वेरी बताई थी वो 1 से मैच हुई थी, हालांकि डॉक्यूमेंट हमारे पास 2 हैं लेकिन वो 1 से मैच क्यों किया उसने, क्योंकि अपडेट 1 लगाया हुआ है, ठीक है। अगर अपडेट मैं नहीं होता तो वो दोनों को अपडेट करता, ठीक है।
उसने फिर बताया कि भाई मॉडिफाइड काउंट 1, यानी मैंने कितने डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई किया है। तो इसने बताया कि मैंने कितनों को मॉडिफाई किया है, एक को मॉडिफाई किया। ठीक है, हम आते हैं वापस उसी चीज़ को फाइंड कर लेते हैं, वो जो हमारे पास पीसी था, फाइंड वन करके। तो ये देख रहे हो, इसने ब्रांड के अंदर एक नई की सेट की और उसमें रख दिया HP। ठीक है, अच्छा, और इसके ज़्यादा आगे डिटेल में बाद में चलेंगे, फिलहाल आप डॉलर सेट के ऊपर ही खुश रहो, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट मैनी फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये जो अपडेट 1 मैंने चलाया था, अगर मैंने अपडेट 1 की जगह मैंने यहाँ पे अपडेट मैनी की कमांड उसको थी, अपडेट मैनी होता है ना, ये अपडेट मैनी। ठीक है, बिना सेट के वो एरर देता है हमें। ठीक है, वो कहता है भाई पहले मुझे तरीका बताओ कि किस तरीके से इसको रखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको आगे चल के, आगे बहुत डिटेल में इसको देखना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी फिक्र नहीं करो, फिलहाल ये देख लो कि बस अगर हम डॉलर सेट बताएंगे ना, और जो भी हमने नया डेटा देना है वो डॉलर सेट में रख देंगे, तो वो की वहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर मेरे पास आता हूँ अपडेट पे, अपडेट मैनी मैंने बताया उसको, फिर मैंने बताया टाइटल PC। अब मेरे पास PC वाले कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 है, लेकिन अब मैं अपडेट मैनी उसको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अपडेट होंगे। मैं यहाँ पे अब इसको एक कोई नई चीज़ बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको बताना चाह रहा हूँ इसकी क्या बताऊँ यार, इसको मैं बता दूँ फॉर एग्जाम्पल इंटेल बता देता हूँ। ठीक है, इंटेल है और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ट्रू। ठीक है, इंटेल के हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू, ये की रखी मैंने इंटेल की और उसके बाद फिर उसने ट्रू रख दिया। ठीक है, तो इसने बताया कि भाई मैच काउंट 2 है और मॉडिफाइड भी 2 है, तो हमें समझ में आ गया क्यों है मैच काउंट 2 और मॉडिफाइड क्योंकि इसने अब इस पर इसने दोनों को किया होगा। अगर मैं फाइंड 1 की जगह फाइंड कर देता हूँ सिंपल टाइटल PC के ऊपर, तो ये दोनों मुझे ला के देगा, और देखो दोनों के अंदर ये इंटेल की पड़ी हुई है ट्रू के नाम से, यहाँ पे भी इंटेल की है। सही है भाई जी। की को स्ट्रिंग में दिया है, कौन सी की को, नहीं 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 नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। क्या की को अपडेट करना हो, मतलब की रिमूव करानी हो ना, अभी मतलब वैल्यू वही रहे, आप ये चाह रहे हो, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा ना ये काम, पे बताना पड़ेगा उसको कि भाई ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसको मैंने इस तरीके से, देखेंगे आगे चल के। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे जी, बिल्कुल। अगर आपको एक और चीज़ें, अगर यहीं पे आप कॉमा लगा के एक और चीज़ बता दो तो वो भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अब चलो आप लोगों से भी पूछता हूँ, मैं अपनी मालूमात के लिए भी, अगर मैं कहूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ, अगर ये सेट है मेरे पास, ठीक है, सेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे अब इंटेल को कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, पहले देखो, पहले हम सेट के अंदर जो भी कीज़ बता रहे थे ना वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, अब क्या होगा, अपडेट करेगा, ओवरराइड करेगा। तो इसने कहा कि भाई ठीक है मैंने वो कर दिया। ठीक है, अगर मैं फाइंड पे दोबारा चलाना चाहूँ तो ये सबका इंटेल जो है इसने वाकई में फॉल्स कर दिया है। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो डॉलर सेट है, ठीक है, चलो अब मैं डॉलर सेट की जगह अगर मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ डॉलर अपडेट, अब क्या होगा, इंटेल को फॉल्स की जगह इसको फिर से कर देता हूँ ट्रू, अब क्या होगा, पहली बात तो इसने मुझे अपडेट पे एरर दे दिया। क्यों अपडेट पे एरर दिया इसने, ये कह रहा है कि डॉलर अपडेट जो है वो कोई वैलिड मॉडिफायर नहीं होता इसका वैलिड मॉडिफायर हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन जैसे डॉलर सेट है इस तरह से कुछ होगा, डॉलर अपडेट होगा या डॉलर रिप्लेस होगा, इसका कोई रिप्लेस होगा मेरे ख्याल से। मैं चेक करना चाह रहा हूँ सिर्फ अपने तजुर्बे के लिए कि क्या होता है यहाँ पे। ये इसने मुझे डॉलर रिप्लेस पे भी एरर दे दिया। चलो बाद में देखते हैं, अगर सिर्फ डॉलर सेट ही चलाना है तो फिर वहाँ पे वो चीज़ पूछवाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, वैसे ही चलवा लेते जी। नहीं चलता,
मैं देखूंगा इसको आगे चल के, मैं इसको जो है ना थोड़ा सा वो करके बताऊंगा, ठीक है। तो शेल के ऊपर काम मैंने भी इतना कोई ख़ास नहीं किया, मैं भी हमेशा मोंगो डीबी उसके ऊपर नोट जेस के साथ ही लगा रहता हूँ, तो आप लोगों की वजह से थोड़ा थोड़ा सा मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास ये अपडेट आ गया, ठीक है। अपडेट के बाद अपडेट 1 है, और उसके बाद ये बता रहा है रिप्लेस। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। जब मैं काम कर रहा था उस टाइम पे रिप्लेस नहीं था, रिप्लेस कोई नई की आई है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये कह रहा है कि फिल्टर बताते हो आप इसमें, फिर इसमें बताते हो रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये बता रहा है बेसिकली किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस कर दो, तो ये वो काम कर देगा आपका। आप दो कीज़ बताओगे कि ये वाली रखो और इसको हटा दो, तो ये वो वाला काम करेगा, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे सारी चीज़ें डिटेल में। अच्छा, हम अपना क्रड जल्दी से मुकम्मल कर लें। ये आ गया हमारे पास डिलीट, ठीक है। डिलीट 1 है, फिर डिलीट मैनी है। अब डिलीट 1 डिलीट मैनी कैसे काम करेगा देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिलीट 1 मेरे ख्याल से तो फाइंड की तरह ही काम करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये फाइंड 1 था टाइटल पीसी वाला, यानी पहला वाला, अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट 1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी इसको डिलीट कर देगा, करना चाहिए। इसने कहा ठीक है एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट 1। तो मैं अगर दोबारा से यहाँ पे फाइंड चलाता हूँ टाइटल पीसी पे, अब एक ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पुराना वाला हमारा गया, चला गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिलीट मैनी चला दूंगा तो डिलीट मैनी के ऊपर क्या करेगा, अगर टाइटल पीसी के हिसाब से मैं अभी, क्योंकि मेरे पास वैसे भी एक ही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं डिलीट मैनी चलाऊँ तो ये सभी कर देगा, ठीक है। सही है भाई। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पूरी डीपी डॉट प्रोडक्ट्स है ना, इसमें जितना भी डेटा है, यानी प्रोडक्ट्स की कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा है सारा का सारा डिलीट हो जाए। क्या करूँगा मैं यहाँ पे बताऊँगा इसको db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट कामरान अकमल, ठीक है, यानी ड्रॉप, ठीक है। ये गए, इसने कहा ट्रू, ठीक है। अगर मैं अब दोबारा से फाइंड चलाता हूँ और फाइंड भी चला देता हूँ मैं एम्प्टी, ताकि मुझे पता चले क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सारा डेटा का इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स तो अभी भी कंटेन करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, यहाँ पे आके इसको रीलोड करूँ, देखो शॉप डॉट प्रोडक्ट्स अभी भी है, ठीक है। अच्छा, ये इसने हटा दिया, यहाँ से क्यों हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कार्ट है, ठीक है। कार्ट के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट करवाना है, डॉट इंसर्ट 1 करके, और फिर यहाँ पे इसको पास कर देना है प्रोडक्ट जो भी है मेरे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे XYZ प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने रख दी यहाँ पे और इसको इंसर्ट करा दिया, तो ये कार्ट के अंदर वो चीज़ इंसर्ट हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, तो ये शॉप मेरे पास वापस आ गई, ठीक है। पहले ये अपडेट हो गया टूल ना, ये पहले ऐसा नहीं करता था। जैसे मैंने अगर एक कलेक्शन उड़ाई है ना, तो ये डेटाबेस को रहने देता था, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा जो अगर कलेक्शन आखिरी कलेक्शन थी, इसके अलावा कोई कलेक्शन नहीं है ना, तो डेटाबेस को भी हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अगर मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डीबी है मेरा पूरा का पूरा डीबी, यानी शॉप का डीबी है ना मेरा, एक्चुअल शॉप का डीबी मैंने बनाया था ना, शो डीबी से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो शॉप का डीबी है मेरे पास। अगर मैं चाह रहा हूँ पूरा का पूरा डेटाबेस ही उड़ा दूँ डीबी शॉप का, तो उसके लिए क्या करूँगा, क्या db डॉट, इसके लिए होता है आपके पास ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। इसने ये पूरा का पूरा जो डेटाबेस होगा वो यहाँ से डिलीट कर देगा। सही है भाई। तो ये थी हमारी CRUD ऑपरेशंस, ठीक है, जो कि आज हमने MongoDB के ऊपर देख ली, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ क्वेरीज होती हैं जी, पहले पूछ लो। कोई स्पेसिफिक, फिर आप अपडेट कराओगे ना उसको, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बता दोगे उसको, ठीक है, और उसको बताओगे कि भाई इस वाले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करवा दो इस वाले ऑब्जेक्ट से। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो की एग्जिस्ट नहीं करती होगी,
तो उससे फिर क्या होगा, वो आपकी वो की हट जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, सही है भाई, बात समझ में आई? अच्छा, तो हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर क्वेरीज होती हैं, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो समझ लो तो बेहतर है। ठीक है, मोंगो डीबी जो है ना, वो काम करता है जो अपने डेटा को जैसे स्टोर करता है, वो करता है जेसन की फॉर्म में। ठीक है, जो जेसन होती है ना एक्चुअल, उसी फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन इन्होंने जेसन का नाम चेंज करके उसका नाम क्या रखा है, बीसन। बीसन के अंदर क्या होता है, बीसन का जो बी है वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाइनरी जेसन। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि हम जेसन तो स्टोर करेंगे लेकिन बाइनरी जेसन स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ये बाइनरी जेसन जो है, इससे हमारे मुराद क्या है, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं बाइनरी जेसन। जो हमारे पास मोंगो डीबी है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल क्वेरीज परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, किस तरह की पावरफुल क्वेरीज, फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस के अंदर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्टोर करवाएं, पता है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? नहीं पता? नहीं पता, देखो जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई बहुत सारी। ठीक है, हर लाइन को एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, और इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस की जगह साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी खींची गई, उसमें भी हर लाइन को एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब हर लाइन जहाँ पे भी आती है, अगर मैं थोड़ा सा अगर गूगल करके कोई इमेज आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो ये जो मेरे पास ठीक है, ये वाली जो इमेजेस आ रही है, ठीक है, ये देख लो, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर इस तरीके से लाइंस खींची गई। ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको कह दिया गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको कह दिया लैटिट्यूड। ठीक है, अब क्या होता है, हर लाइन का एक नंबर दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, अब हर लाइन जो है वो किसी एक ख़ास स्पेसिफिक जगह के ऊपर आ रही होती है हमारी, तो ये वाली जो जगह है, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस जगह का जो लॉन्गिट्यूड है वो फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन का नंबर 16 है तो हम कहेंगे 16 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाली लाइन है तो इसका, अगर ये वाली लाइन पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम पूछें कि भाई यहाँ पे इस जगह का जो लैटिट्यूड है वो क्या होता है, तो वो बताएगा कि भाई इस जगह का लैटिट्यूड जो है वो लाइन नंबर के हिसाब से जो भी लाइन यहाँ पे आ रही होगी उस लाइन का बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी दुनिया के अंदर जो जोग्राफिकली जो जगह का तयन करते हैं नंबर्स के अंदर कि ये जगह कौन सी जगह पे होगी। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हमारी दुनिया में वो कहाँ पे, नंबर्स के थ्रू अगर बताना हो एग्जैक्ट लोकेशन बहुत छोटी फॉर्म में, तो फिर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे बताते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिकली जो भी जब भी आप मैप्स वगैरह पे काम करोगे, इन तरह की चीज़ों पे काम करोगे, तो हमेशा वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर ही काम होता है। ठीक है, आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू एग्जैक्ट अपने घर की लोकेशन भी बता सकते हो सिंपल नंबर्स के थ्रू। ठीक है, आप गूगल मैप से भी जाओ और गूगल मैप पे जहाँ पे आपका घर है ना, वहाँ पे राइट क्लिक करो और वहाँ पे क्लिक कर दो व्हाट्स हियर, तो वो नीचे आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बताएगा कि आपका जो घर है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो कहते हैं भाई आप अपने घर के कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो इसके ज़रिए जो है वो आप बेसिकली बता सकते हो कहाँ पे। तो हमें अब जैसे फॉर एग्जांपल करीम है, करीम का डेटाबेस है, करीम जो है, या फूड पांडा का डेटाबेस है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हर यूज़र की लोकेशन अपने पास डेटाबेस में रखी हुई है ना। जब आप अपने घर पे आते हो, आप अपने घर पे बताते हो कि भाई ये वाली जो मेरी लोकेशन है ना ये होम है, सेव कर लेते हो उस लोकेशन को, वो सेव रहती है उसके पास। ठीक है, अब आप होम की लोकेशन सेलेक्ट करके जब भी आप ऑर्डर करोगे वो उसी जगह पे आएगा जहाँ पे आपने होम की लोकेशन रख के सेव की थी। अब वो लोकेशन उसने सेव कैसे की होगी, वो लोकेशन उसने ये तो नहीं लिखा होगा भाई गली नंबर 18 में रहता है ये बंदा, ठीक है, काले कलर का गेट है इसका, ठीक है, कोने पे पान का केबिन है, ऐसे तो नहीं रखा होगा ना। उन्होंने क्या बताया होगा, उन्होंने बताया होगा वहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, आपके घर का उन्होंने क्या उठा लिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब जब भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को वो गूगल मैप्स के ऊपर डालेगा, गूगल मैप्स एग्जैक्टली आपके घर के ऊपर पॉइंट कर देगा कि भाई ये जगह है। ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप फूड पांडा के डेटाबेस अगर आप बना रहे हो मोंगो डीबी के ऊपर, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे भी आप हर यूज़र का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो अपने डेटाबेस में स्टोर कराओगे। ठीक है, अच्छा अब स्टोर आपने करा लिया, अब फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि यार ये वाला जो एरिया है ना, फॉर एग्जांपल ये जो गुलशन का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर मेरे पास जितने भी यूज़र्स हैं ना वो सारे यूज़र्स आ जाएं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मेरी करीम की ऐप है, ठीक है, और मुझे गुलशन के एरिया में कोई एक राइडर चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई अभी इस लोकेशन के अंदर, इस रेडियस के अंदर 50 माइल का रेडियस है, या फॉर एग्जांपल या कोई 5 माइल का रेडियस है, ठीक है, या 0.5 किलोमीटर्स का रेडियस है, इस रेडियस के अंदर अंदर जितने भी मेरे राइडर्स मौजूद हैं वो सारे आ जाएं, तो मोंगोडीबी ये भी परफॉर्म करके दे सकता है आपको, ठीक है। कैसे? आपने हर राइडर की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्टोर करवाई हुई है डेटाबेस में, आप उसको बताओगे कि भाई ये वाला एरिया है, और इस एरिया उस एरिया का भी आपको बेसिकली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप बताओगे उसको रेडियस के, इतने रेडियस के अंदर अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ना, इसमें मेरे जितने भी राइडर्स अभी अवेलेबल हैं वो सारे मुझे दिखाओ, आप उसके थ्रू भी फाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी पावरफुल क्वेरीज जो हैं वो मोंगोडीबी के अंदर हैं, ठीक है। फिर आपके पास डेट होती है, आपके पास डेट के ऊपर क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो, सेकंड्स के ऊपर क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा जो है वो चाहिए है 30 जनवरी के बाद का या 30 दिसंबर के बाद का जितना भी डेटा है सिर्फ वो चाहिए, तो आप डेट के ऊपर $GT लगाओगे ग्रेटर देन, ठीक है, 30 दिसंबर पास कर दोगे $GT को, ठीक है, डेट पास करके $GT पास करोगे, वो डेट के ऊपर $GT भी परफॉर्म कर देगा, वहाँ से पूरी डेट्स उठा के आपको ला के दे देगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको 30 दिसंबर से पहले का डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, $LT लगा दोगे वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो आपका डेटा है वो जो है क्या कहते हैं मोंगोडीबी है, वो डेट का जो ऑब्जेक्ट होता है आपके पास ISO डेट, वो भी स्टोर कर रहा होता है पूरा का पूरा। जेसन के अंदर आप डेट स्टोर कर सकते हो? आप नहीं स्टोर कर सकते, स्ट्रिंग की फॉर्म में रखना पड़ेगा आपको, लेकिन मोंगोडीबी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मोंगोडीबी बेसिकली जेसन पे काम नहीं कर रहा है, जेसन की तरह ही एक और है बाइनरी जेसन, उस पे काम कर रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो मोंगोडीबी के लिए पॉसिबल हो गई हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ ये बोलोगे कि सर देख अभी भी हमारे पास जितना भी डेटा है वो रखा हुआ तो हमारे पीसी के अंदर ही है, पीसी में नहीं रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? कौन से सर्वर पे? लोकल सर्वर पे ना, तो लोकल सर्वर का मतलब तो पीसी हो गया ना, किसी क्लाउड सर्वर पे थोड़ी गया डेटा। तो अगर क्लाउड सर्वर पे डेटा नहीं जा रहा, लोकल पीसी पे ही रखना है, तो आप बोलोगे कि सर हमारी पुरानी वाली अप्रोच ही बेहतर थी, जिसमें हम जेसन के ऊपर डेटा को सेट करा रहे थे, गेट कर रहे थे, है ना। देखो दो फायदे, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो लोकली है ना, ये हमारा डिबगिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। जब भी हम डिबगिंग कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन अंडर जो है वो प्रोग्रेस होती है डेवलपमेंट के, वहाँ पे आप सारा काम लोकली करते हो, ठीक है, लोकली करते हो। और ताकि ये है कि आपको जो भी आपको बाद में जाके सर्वर पे जितने भी काम परफॉर्म करने हैं वो आप यहीं पे सारे करके देख लो कि सब सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है। उसके बाद फिर यही चीज़ जो है वो आपकी होस्ट भी हो जाती है, जो आखिर में हम देखेंगे इसकी होस्टिंग भी देखेंगे। मोंगोडीबी एटलस है, मोंगोडीबी की अपनी ही प्रोडक्ट है, मोंगोडीबी एटलस के नाम से। मेरे ख्याल से कोई 16 MB तक का डेटा होता है जो कि आपको फ्री देते हैं ये लोग, ठीक है। 16 MB अगर आप बोलोगे यार ये तो बहुत छोटा डेटा है, 16 MB मोंगोडीबी के हिसाब से बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। 16 MB मेरे ख्याल से आप फुल नहीं कर सकते, ठीक है, इतना डेटा है। क्योंकि आप अगर आप इमेजेस ना रखो, तो अगर आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करते हो, ठीक है, यानी जेसन फॉर्म के अंदर डेटा रखते हो, 16 MB फुल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब इतना डेटा आ जाएगा कि आपकी डेवलपमेंट के लिए तो बहुत है, ठीक है। अगर आप बाद में फिर ये है कि जब एक्चुअली आप कोई इंटरप्राइज लेवल की कोई एप्लीकेशन होती है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो आपको कोई ना कोई उनका प्लान परचेज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन फ्री प्लान के ऊपर भी आपके पास काफ़ी सहूलतें हैं, आप जो भी चाहो वो सारे काम कर सकते हो, ठीक है। बेस 64 के अंदर इमेजेस रखोगे तो बेस 64 का डेटा बड़ा होता है, ठीक है, वो आपके डेटाबेस को फिलअप करेगा जल्दी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इमेजेस ना रखना, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि जो हमारी इमेजेस होती हैं या हमारी वीडियोस होती हैं, अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट आप बना रहे हो जहाँ पे वीडियोस भी हैं, ठीक है, इमेजेस भी हैं, जहाँ पे PDF फाइल्स भी हैं, बहुत सारे हैं इस तरह का, तो फिर आप ये वाला काम कोई क्या कहते हैं बेस 64 में कन्वर्ट करके कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक अलग होस्टिंग सर्विस चाहिए होगी। ज़्यादातर लोग जो है वो होस्टिंग सर्विस क्या करते हैं, फायरबेस की फ़ाइल होस्टिंग लेते हैं, या फिर अमेज़ोन की एक सर्विस होती है S3, उसको लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को लेना पड़ेगा, इस पर आपने काम करना पड़ेगा लाजमी, ठीक है। देख लेना ये सारी चीज़ें। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम इसके अंदर जो है वो कुछ क्वेरीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम इसको Node.js के साथ भी चलाएंगे, ठीक है, और भी देखेंगे हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। APIs के ऊपर डेटा को चेंज करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, और
जो है वो कैसे रिस्पॉन्स देना है, कैसे डेटा को देखना है, वो सारी चीज़ें। इस क्लास में हमने कोड कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, इसलिए गिटहब पे कुछ भी अपलोड नहीं होगा। लेकिन इस क्लास के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो है, अगर अभी तक किसी ने, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ये चीज़ें खुद देख लेना, अगर अभी तक नहीं देखा है, डाउनलोड वगैरह नहीं किया, कोई बात नहीं है, आज घर जाओ ये सारी चीज़ें डाउनलोड करो। जितनी भी क्वेरीज कमांड्स वगैरह जो मैंने सारी अभी चला के आप लोगों को दिखाई हैं, ये सारी लाजमी चला लेना, ठीक है। इनको एक बार चला के देख लेना। ये चीज़ें ऐसी हैं, आप एक बार कर लोगे आपको याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा कोई वो वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी हमने देख लिया काम, इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ जो हम जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी तब हमने देखी थी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तब से अब तक वही चलता आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ एरे बनाओ कलेक्शंस के थ्रू, एरे का नाम कलेक्शन रख दिया और ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या रख दिया है, डॉक्यूमेंट्स, बस, ठीक है भाई। बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।